करते हैं कुछ। चैप्टर 1 डेवलपमेंट। क्यों? होना है क्या? काट दे काट दे। चलो, डेवलपमेंट में जो आईएमपी क्वेश्चन है शॉर्ट में आंसर। सबसे पहला है पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम किसी नेशन की ग्रोथ को, किसी नेशन की ग्रोथ को नापने का एक मेजर है पर कैपिटा इनकम। When the total income of is divided by its total population, we get per capita income। टोटल पॉपुलेशन, बेटा पोज करो तो जरा, पोज करो 1 मिनट। पॉपुलेशन अपॉन, सॉरी, टोटल इनकम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, जब एक साल की इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से डिवाइड करते हैं तो वो आती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये वेरी आईएमपी है, इधर भी देख ले, है ना। पर कैपिटा इनकम से किसी कंट्री की ग्रोथ नापी जाती है, किसी कंट्री की डेवलपमेंट नापी जाती है। इसको बोल, इधर मेरे से भी देख ले जरा, इधर भी देख ले जरा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? 100 लाइव बर्थ पर 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर जितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल के अंदर, उसको ही हम क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी रेट। तो इसको बोलेंगे IMR, आई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन that die before age of 1 year is proportion of थाउजेंड लाइव बर्थ। 1000 जन्म होने पर 1 साल के अंदर जो बच्चे नहीं बच पाते हैं उन बच्चों को ही हम उस डेथ को ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ये भी बिल्कुल इजी आंसर है, ये भी बिल्कुल इजी आंसर है, सारे के सारे आईएमपी हैं। ठीक है,
लिटरेसी रेट क्या है? अगला क्वेश्चन है लिटरेसी रेट। ये नहीं मिलेगा आपको लिटरेसी रेट। देखिए ये मैं बोर्ड पे ही लिखते जा रहा हूं इजी लैंग्वेज में। 7 साल या से बड़ी एज के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ना जानते हैं, उनको ही क्या बोलेंगे हम, लिटरेसी रेट। ठीक है, जैसे measures the proportion of literate population, measures of proportion of literate people at age of 7 and above। भैया प्रोपोर्शन का मतलब होता है इतने 100 में से कितने लोग, ये प्रोपोर्शन। ठीक है ना, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। 7 साल या उससे बड़े लोग कितने परसेंट लिटरेट हैं, उसको लिटरेसी रेट कहेंगे। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है इंडिया में? केरला का। ठीक है, और सबसे कम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कहाँ का है? केरला। और सबसे ज्यादा एमपी का। ठीक है, लो ये एमपी का सबसे ज्यादा शायद 43-42 के आसपास। ये पढ़ लोगे। पर दिन वीडियो चल रहा है, देखते बेटा। चलिए, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है? यहाँ ऑब्जेक्टिव हाईएस्ट केरला। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोवेस्ट, शिशु मृत्यु दर कम, शिशु मृत्यु दर सबसे कम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी। ओके, उच्च शिक्षा दर कहाँ की है? ये सारे के सारे आईएमपी हैं भैया, बहुत ज्यादा। ओके, सुनिए, किसी कंट्री का डेवलपमेंट डिटरमाइन करते हैं। बताओ, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखो, पर कैपिटा इनकम पहला, दूसरा है लिटरेसी रेट,
तीसरा है हेल्थ स्टेटस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा? अब अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछ लिया कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट हम कहां से नापेंगे, तो हमें लिखना है पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस और तीनों बात लिख देंगे। क्वेश्चन में आए तो तीनों लिखेंगे, ऑल ऑफ द अबव कब लगाएंगे, है ना। किसी देश के विकास का मापन होता है, किसी देश के विकास का मापन होता है। बेटा जरा पोज कर, तो 1 मिनट, ये चारों को समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, जरा पोज कर दे 1 मिनट। एक ऑब्जेक्टिव है कि किस कंट्री का इंडिया से अच्छा परफॉर्मेंस है, तो श्रीलंका ऑप्शन है, पर ये पूछेगा नहीं क्योंकि पुराना डाटा है। ओके, अब तो अपने इंडिया ही है। देखो एचडीआई में सबसे हाईएस्ट कौन है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में रैंक किस स्टेट की ज्यादा है, तो केरला की। स्टेट में देखें तो केरला आएगा, है ना। कंट्री में तो वो नॉर्वे वगैरह रहते हैं, दूसरी कंट्री, ठीक है, डेनमार्क, ये बड़ी कंट्री रहती है, ठीक है। मतलब ये इनकी रैंकिंग हमेशा हाई रहती है। ओके, अभी तक मैंने क्या क्या कराया इसमें? क्यों, तुम दोनों को तो पढ़ना ही नहीं है, जेनुल और तो तेरे को तो नहीं पढ़ना दोनों को। अरे मैं पढ़ा रहा हूं ना, पागल हो क्या दोनों? ऐसे कौन? जेनुल सबसे पीछे चले जा, लास्ट में। तो यहाँ कौन सा समझ रहा है तू? चलो, पर कैपिटा इनकम, एचडीआई क्या है? अब क्वेश्चन आएगा एचडीआई क्या है। एचडीआई क्या है? अब मैंने तो पढ़ाया नहीं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो भैया हम बोलेंगे कि एच डी आई इज अ रिपोर्ट दैट रिलीज बाय यूएनडीपी एंड इट गिव द रैंकिंग ऑफ द कंट्री, डिटरमाइन देयर डेवलपमेंट। इट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट एंड हेल्थ स्टेटस। ठीक है, लिखवा दूं? ह्यूमन डेवलप एच डी आई इज अ रिपोर्ट रिपोर्ट released by UNDP, development ranking based on per capita income, average literacy rate, थर्ड है हेल्थ लिटरेसी। ओके, ऐसा आ जाए तो इतना लिख के आना है। ओके, हालांकि ये जब पूछेगा जब इजी हो, है ना, कौन लैंग्वेज में लिख के आ जाएंगे ऐसा। चलो अगला चैप्टर आ गया है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्या आ चुका है? इसके क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
भैया इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर में बांटा है? 3। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब क्वेश्चन आएगा प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं और टर्शियरी, उनके एग्जाम्पल पूछेगा। तो भैया प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का वो सेक्टर है जिसमें इनकम नेचुरल चीजों से होती हो, जैसे एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर है? इसे एग्रीकल्चर है, हाँ, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे, है ना। अब इसमें देखो पोल्ट्री आ गया, फिशरीज आ गया, मुर्गी पालन, मछली पालन, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यानी कि जो बागवानी है वो भी इसी में आ गया। ओके, हाँ, फूलों की खेती करना, ये जितने भी नेचुरल तरीके से पैसे बनाने की जो भी सेक्टर है वो किस में आएंगे? प्राइमरी में। ओके, अब प्राइमरी सेक्टर क्या है इसके एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, sector of economy that is depend on natural products like agriculture, poultry, horticulture are called primary sector। इकोनॉमी का वो सेक्टर जो नेचुरल प्रोडक्ट पर डिपेंड हो, प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर करता हो, जैसे एग्रीकल्चर, पोल्ट्री वगैरह, कौन सा सेक्टर कहलाएगा? प्राइमरी सेक्टर। ओके, सेकेंडरी सेक्टर इज अ सेक्टर which used the primary product of primary sector and convert them human direct human valuable। secondary sector is a, ऐसा लिखेंगे, is a sector which used product of primary sector as a raw material, as a raw material and value added them and value added them। इस सेक्टर को, दिस सेक्टर इज कॉल्ड, इस सेक्टर को क्या कहते हैं भैया? इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे शुगर मिल, क्या लिख देंगे? शुगर मिल, कॉटन मिल। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर बिकॉज सर्विस इज प्रोवाइडेड in this sector, in this, okay, example ट्रांसपोर्टेशन, एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हॉस्पिटल। प्रत्येक क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ओके, टर्सरी सेक्टर इज ए लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। These all three sectors are interdependent to each other।
क्वेश्चन आ जाए कि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं, तो क्या लगाओगे? ट्रू। फॉल्स मत लगाना। नॉट इंटरडिपेंडेंट आए तो फॉल्स लगाना। गुड। ये तीनों की डेफिनेशन मैंने समझाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए, टेलर कौन है? प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी का, टर्सरी का? टर्सरी का, सर्विस दे रहे हैं। मिल्क वेंडर कौन है? टर्सरी है, सर्विस दे रहे हैं। प्रीस्ट, टर्सरी। प्रीस्ट कौन है? प्रीस्ट होता है पुजारी। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सर्विसेज एंड गुड्स दैट प्रोड्यूसेस इन 1 ईयर इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की बाउंड्री में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे? जीडीपी। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन सेक्टर। अच्छा लिखा है, यही लिख देता हूं, इजी लैंग्वेज है। तीनों सेक्टर का मिला के जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं? जीडीपी। इंपॉर्टेंट है जीडीपी की डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट सब तेरे को याद करना है वो। डिसगाइज्ड अनडेवलपमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। पहले अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लो। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी कंडीशन जिसमें आप काम चाहते हो लेकिन काम ना मिले, उसको अपन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में घर के 10 लोग लगे, 10 ही लोग लगे हुए। कितने लोग लगे हुए? 10। एक ही खेत में काम कर, लेकिन कितने इंसान का काम है? वो एक का। तो वो बचे हुए 9 क्या काम कर रहे हैं? वो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या है। क्योंकि खेती में कुछ लोग क्या करेंगे, कभी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेंगे, उनको लगेगा कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है? डिसगाइज। ओके। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिखो पहले। अ पर्सन
विलिंग टू वर्क, इच्छा रखता हो। अर्न करंट वेजेस बट नॉट गेट अ जॉब, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ हम लिख सकते हैं, ये तो मैं वेरी शॉर्ट का बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल कैसे लिखना है। फिर आता है डिसगाइज्ड। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रच्छन्न। प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेटा जरा बंद करते यार एक बार। इजहान देखो सब आता है इसमें। It is an kind of underdevelopment, sorry, under unemployment, under unemployment is hidden is hidden to someone who does not have hidden underemployment. It is found in rural areas. ये रूरल एरियाज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रूरल एरियाज। जल्दी से पढ़ो ये डेफिनेशन। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? जितना रोजगार चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। जैसे रूरल एरियाज में समर में लोग क्या रहते हैं? अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट। अ कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पर्सन गेट नॉट वर्क ऑफ कंप्लीट ईयर। ठीक है, इट इज फाउंड जनरली इन रूरल एरियाज वेयर द इन समर सीजन फार्मर्स आर जॉबलेस। गर्मी के सीजन में इनके पास कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अंडर डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं ना। चलो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट यार। हाँ condition in which person could not get full year job. ओके, चल रहा है भैया। अब आपसे पूछ ले अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है? क्या पूछे? सबसे पहले लिखेंगे इलिटरेसी। क्या लिखेंगे?
फिर लिखेंगे अनस्किल्डनेस, कोई काम ही नहीं आता है ना। थर्ड पॉइंट लिखेंगे पॉलिटिकल अनडिजायरेबल, सरकारें या जो राजनीतिक दल है वो भी नहीं चाहते कि लोगों को प्रॉपर ये पॉलिसी नहीं बना पाते ऐसी जिससे लोगों को काम मिले। तीसरा अगर मिले तो लिख देना करप्शन, ठीक है, करप्शन की वजह से काम नहीं मिल पाता। अब अगला है गांव के क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए जॉब, फुल ईयर जॉब। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार करने की वजह से लोग जॉब नहीं देते हैं बल्कि रीजन, हाँ हाँ ये ठीक। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये राइट टू वर्क है, क्या है, राइट टू, that gives right to work, right to unskilled work of a family, बोलो बेटा, फॉर 100 डे इन अ ईयर, एक साल में 100 डे के वर्क की गारंटी देंगे। इफ गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइड जॉब, पर्सन विल गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर किसी को काम नहीं दे पाएगी सरकार 100 दिन का तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, ये मनरेगा आएगा। इसके लिए जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है, ओके, और अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के कुछ दिन के भीतर जॉब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, ओके। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन, रुको 1 मिनट, ठीक है। हाँ यार, यहाँ MG नरेगा पहले गलत लिखा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। एक है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस, चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, डू नॉट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स मानने के लिए कंपल्सेशन नहीं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि गवर्नमेंट के रूल को माने या ना माने, दे फॉलो गवर्नमेंट रूल्स, ओके। प्राइवेट सेक्टर का जो एम होता है
एम इज प्रॉफिट मोटिव, क्या होता है इनका एम? लाभ कमाने का। और इनका जो एम होता है पब्लिक वेलफेयर, जनता का कल्याण करना। निजी क्षेत्र और सहकारी सरकारी क्षेत्र में अंतर आए तो ये लिखना है, इसके इसका स्वामित्व निजी हाथों में होता है, उसका स्वामित्व सरकार का होता है। ये सरकार के नियम को मानते हैं, वो नहीं मानेंगे जरूरी नहीं है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना है, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता का कल्याण भला करना है। ओके, अगला है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, जनता का कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। ओके, इजी वे में इतना भी लिखोगे चलेगा, नोट्स में तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा लिखा है। क्यों नहीं देगा? अरे बाकी अपने मर्जी से भी अपन इनको इंक्रीज कर सकते हैं ना। अगला डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और देखो एक क्वेश्चन आएगा कि अधिकतर लोग कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। भैया जो मोबाइल चला रहा है उनको चलाने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मत डिस्टर्ब करो, वो चुपचाप मोबाइल चला रहे हैं ना, उनको चलाने दो मोबाइल, इसी काम के लिए आ रहे हैं वो लोग। ये बंद कर तो जरा, बंद कर तो। जरा बता तो इसमें क्या लिखा है? ये गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड होते हैं। एक रजिस्टर्ड होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज होते हैं वो रजिस्टर्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटीज होती है, जॉब सिक्योरिटीज फाउंड। और यहां नॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नमेंट। अरे रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता है? और दे रन्स विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। इनका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता प्राइवेट सेक्टर्स या अनऑर्गेनाइज का। इनमें ये रहता है कि वर्क आवर ऑफ द वर्क्स ऑफ आर फिक्स, और इधर फिक्स आवर ऑफ वर्क्स। फिक्स्ड होते हैं, इधर नॉट फिक्स्ड। अरे इतना तो याद कर लोगे।
इसका एग्जाम्पल क्या है? बैंक, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, बैंक, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, और ये वेजिटेबल वेंडर। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सुनिए, ये फिलिंदा ब्लैंक्स हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी आईएमपी हैं। फिर उसके बाद आप चले जाना, मैं वीडियो भेजता रहूंगा। अच्छा चलो, मैप के नाम सुन लो। ये किसकी बुक है? तेरे को लगेगी क्या? लगेगी क्या? मैं आमिर से ले लूंगा। चलो ए बेटा, इसको बंद करके चालू कर, तो मैप समझा रहा हूँ। बंद कर दे, कंप्लीटली कंप्लीट।